Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our chapter the sound, the propagation of sound waves. Lecture chapter propagation of sound waves. अब मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया साउंड का मतलब, वेव्स का मतलब, प्रोपगेशन का मतलब समझाया ना। प्रोपगेशन मतलब चलना, किसी चीज़ का आगे चलना, और साउंड का मतलब ध्वनि, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वेव्स का मतलब पिछली क्लास में नहीं आए थे, सब लोग ही प्रेजेंट थे। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो गए। और तो वीडियो देख लेना। और हम लोग ने देखा कि वेव्स, ये जो वेव्स हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूड, अर्पित बेटा इधर बैठो, आओ, बात मत करना। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, युवराज स्वैप करो पोजीशन दोनों में। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव, है ना। दोनों में डिफरेंस बताओ आरुष। लॉन्गिट्यूडनल बताओ कैसी वेव होती है। वेव में दोनों ही वेव होती है, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत सही हो। ट्रांसवर्स वेव बताओ। बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे ही हिंदी में ही समझा दो। बहुत बढ़िया यार, एकदम की पॉइंट बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, हम लोग समझे थे एक साइकिल स्टैंड के एग्जांपल से। साइकिल को धक्का मारो, सारी साइकिल गिरती चली जाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल है ये मोशन ऐसे करेगा, इधर और इधर, ऐसे 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 ऐसे, और वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ साउंड पार्टिकल्स, अरे एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव, वेव भी इसी डायरेक्शन में, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, ऐसा डायरेक्शन, ठीक है। इनिशियली तो ऐसे ही जाएगी, ठीक है। अब उसको तो पीछे आने ही, क्योंकि दिस परफॉर्म्स अ वाइब्रेशनल मोशन। मैंने 3 मोशन आपको बताया, ट्रांसलेशनल, रोटेटरी, तीसरा वाइब्रेशनल, जिसमें वो मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है। तीनों में ट्रांसलेशनल में हमेशा कोई डिस्प्लेसमेंट होना है, अनलेस एंड अनटिल वो वापस आ गया। रोटेशनल में मे बी, हाँ रोटेशनल में मे बी हो मे बी ना हो, लेकिन इसमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि वो मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन होती है और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मीन पोजीशन पे आ जाता है, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, मतलब इधर फिर इधर फिर इधर, अल्टीमेटली वो यहीं पे रेस्ट कर देगा। जैसे एक पेंडुलम, इसको एक पेंडुलम के एग्जांपल समझते हैं, है ना। एक पेंडुलम हम लोग जब लेते हैं तो ये पेंडुलम की मीन पोजीशन होती है। हम लोग ने इसको यहाँ लेके गया, ये थोड़ा सा और ऊपर बनेगा ये, ठीक है। अब इसको छोड़ेंगे तो ये पूरा ऐसे चलेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे 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 अल्टीमेटली धीरे धीरे धीमे होगा, एक डैम्प्ड वाइब्रेशन दिखाएगा और यहीं पर रुक जाएगा। तो साउंड से कैसे सुन पा रहे? क्या आप क्या बता रहे थे? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वीडियो देखना समझ में आएगा। यही होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जैसे कि ये चीज मैंने ऐसे किया ये थोड़ी सी आवाज सुनाई दी, तो इसको जब मैंने मारा तो इसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, उसने अपने बगल वाले एयर मॉलिक्यूल को धक्का दिया। जो इसके बगल में एयर मॉलिक्यूल था यहाँ पे, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया। वो अलग बात है, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, पर ये ऐसे ऐसे धक्का दिया और इसी वजह से ये वेव ऐसे चली। तो जैसे मैंने ये किया तो आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स आपकी तरफ धक्का दे दे के जाए, लेकिन ये जो एनर्जी है ये बड़ी कमाल की है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हम लोग जब मोशन करते हैं तो हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है तो हम लोग को चल के जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करती है, जहाँ से वो साउंड की मतलब एनर्जी निकली वो वहीं पे रहता है, सोर्स वहीं पे रहेगा। जैसे एक स्पीकर सो आपको कान तक आना है तो स्पीकर थोड़ी ना आपके कान तक लाएंगे, स्पीकर तो वहीं पे रहता है। तो जो सोर्स होगा, स्पीकर होगा, वो एक ही जगह होगा, लिसनर कहीं भी हो, एयर मॉलिक्यूल्स उसको ले लेके चली जाएंगे। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑलवेज नीड अ मीडियम, और ऐसी वेव्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मेन पोजीशन नहीं आ जाती क्या? आप
बोल रहे हैं कि चले जाते हैं। हाँ, मीन पोजीशन पे आ जाती है, क्योंकि ये वाइब्रेशनल मोशन की प्रॉपर्टी है। वाइब्रेशनल मोशन में हमेशा एक्सट्रीम्स पे जाते हैं पार्टिकल, फिर मीन पे आ जाते हैं अल्टीमेटली एंड में। ठीक है, तो दीज आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं ये भी समझे थे, जिनको एक मीडियम की ज़रूरत हो। रिवाइज करके आया करो बेटा अगली क्लास में। और ट्रांसफर्स जैसे युवराज ने बहुत अच्छा बताया कि इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करेंगे और वेव ऐसे चलेगी। जैसे होता है इसके एग्जाम्पल में, इसी का एग्जाम्पल लिया था कि हमने इसको ऊपर नीचे धक्का दिया लेकिन वेव वहाँ तक चल गई। इसको ऊपर से ऐसे किया लेकिन वेव ऐसे चल रही है। जैसे पानी में होता है, पानी में लहर ऐसे ऊपर नीचे होती है लेकिन पानी आगे तक चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी होती है ट्रांसवर्स वेव। और ये कौन सी एनर्जी में आता है, मतलब कौन सी एनर्जी ट्रांसवर्स वेव यूज करती है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ट्रांसवर्स वेव लेती है, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। पहली बात, आपको 11 तक पढ़ना होगा, एक्चुअली 12 तक, कि ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में क्या डिफरेंस है। तो एकदम अच्छे से इसको घर जाके क्लियर कर लेना। पिछली क्लास का वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे समझे हम लोग, अलग अलग एग्जाम्पल लेके। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने समझ लिया कि इतने करवाए क्या, हाँ इतना ही करवाए थे। और बेल जार एक्सपेरिमेंट किए थे कि अगर वैक्यूम में डाल दिए तो बेल जार भले वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशंस तो निकल रही है, लेकिन बिकॉज दे आर मैकेनिकल वेव्स दे नीड अ मीडियम। वैक्यूम में तो अब उसके पास एयर नहीं रहती तो बंद हो जाता है, और सबसे तेज सॉलिड्स में ट्रैवल करेगा, ये भी समझे थे। एग्जाम्पल भी लिए थे कि अगर हाँ किसका, हाँ रेलवे ट्रैक का। और एक और एग्जाम्पल लिए थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। जैसे सॉलिड्स में सब लोग एकदम पास खड़े, धक्का ऐसे तो चल जाएगा, जो गैस है उसमें बहुत दूर दूर खड़े तो आगे जाके, इस वजह से सबसे तेज सॉलिड्स में ट्रैवल करता है। मगर एयर में उसकी स्पीड याद कर लेना, कहीं कहीं 330 दिया जाता है, कहीं 334, कहीं 340, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे, तो उसकी स्पीड हम लोग मान लेते हैं 330 मीटर पर सेकेंड, साउंड की स्पीड इन एयर। मतलब अगर मैंने कोई साउंड यहाँ से निकाला तो इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड यहाँ से वहाँ तक, इसीलिए तो यहाँ से तुरंत आपको सुनाई दे रही। लेकिन लाइट की स्पीड क्या है एयर में, और लाइट का उल्टा चलता है। लाइट लिक्विड्स में और धीमे ट्रैवल करेगी, सॉलिड्स में बहुत ही धीमे ट्रैवल करेगी। इसका क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ड्रास्टिक दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, पावर मतलब इसके पास तो बस 33 × 10 कर दें हम, या फिर 3.3 × 10⁻² कर दें, और ये अगर हम इसको 0. ये करके × 9 कर दें तो देखिए 7, मतलब 7 zeros का डिफरेंस है, 7 zeros। इट इज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि वाई डू यू सी द लाइटनिंग फर्स्ट एंड हियर इट सम टाइम लेटर। क्यों आपको बोलना पड़ेगा, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। लाइट बहुत जल्दी ट्रैवल कर गई, साउंड धीमे धीमे आई। पूछो बेटा तेजस। ठीक है, तो ये समझे अब। ठीक है, साउंड निकल गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल कर रही है। अब एक वेव के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो वेव का अगर हम लोग को ग्राफ बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा ग्राफ ही है, जैसे ग्राफ पेपर में नहीं होता, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हम लोग प्लेस करते हैं। ये हमारा पूरा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसके पीछे मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव टाइम तो कभी होता नहीं है, इसी वजह से हमेशा यहाँ से चालू होता है। इस वजह से अगर पूछा तो कभी नहीं जाता है, पर ये ग्राफ ही है, पीछे कभी कुछ आने नहीं वाला है। इस वजह से बुक हमेशा यहाँ से अपनी कहानी चालू करता है, ऐसे। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली द ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव सब कुछ चलेगा, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे टाइम चलेगा।
तो हियर वी प्लेस द डिस्प्लेसमेंट, क्या यहाँ, उसका रीजन भी वही है क्योंकि टाइम कैन नेवर गो नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। वेव बहुत अच्छे समझ लो, ये वेव समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये वेव ही है जो अब क्लास 10th में तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा ये सब कुछ। अगर वेव नहीं समझते हो, ये एक साउंड का मोशन नहीं बताता है आपको, ये जो अभी वेव समझाऊंगा ये ऐसा नहीं कि साउंड ऐसे 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 से ट्रैवल करती है। ये अभी तक आप सब लोग समझेंगे कि साउंड अगर ट्रैवल कर रही है तो ऐसे 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 ट्रैवल कर रही है या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब साउंड नहीं है जो ट्रैवल कर रही है, ये उसके पास पास के पार्टिकल हैं जो ये वेव का मोशन दिखा रहे हैं। एंड दिस वेव इज नॉट लाइक, मतलब ये पार्टिकल्स ऐसे और ऐसे नहीं मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स तो अपने पोजीशन पे ऐसे और ऐसे मूव कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये नहीं क्रिएट करते, हम लोग इनको डिपिक्ट ऐसे करते हैं। पार्टिकल्स तो इसको बहुत अच्छे समझिए, देखिए पार्टिकल्स हम लोग ने पहले ही समझा कि ये तो फिर ट्रांसवर्स वेव हो गया। अगर पार्टिकल्स ऐसे चलने लगे और वेव ऐसे चली तो ट्रांसवर्स है, हम लोग ने समझा ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो पहले ही कॉन्ट्रडिक्टरी, स्टार्ट भी नहीं किया चैप्टर और कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसी वजह से देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये साउंड की, तो ये तो ऐसे और ऐसे चल रहा है। अब इसको समझिए, इसको हम लोग ऐसे क्यों डिपिक्ट कर रहे हैं, ऐसे वेव के फॉर्म में, लहर के फॉर्म में, क्योंकि ये एक सिर्फ एक पार्टिकल को उठाया हूं मैं और इसने अपना मोशन किया एक्सट्रीम्स पे। दिस विल बी व्हाट, द मीन पोजीशन, बहुत बड़े मीन पोजीशन। अब ये पार्टिकल को यहां से कोई ना कोई सोर्स, कोई चीज आपस में टकराई है, वाइब्रेशन सबसे पहले इस पार्टिकल में आ गई, ठीक है। पार्टिकल के वाइब्रेशन को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि साउंड कैसी होगी। पार्टिकल के वाइब्रेशन को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि साउंड कैसी सुनाई देने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक सबको समझ में आ रहा है क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? बुक में तो क्या ही है, स्कूल में भी क्या होगा, बस ये वेव बना देंगे, बता देंगे एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, बस बेटा अब चैप्टर खत्म। मगर ये चीज़ करके खुद मत छोड़ो, बहुत बुरा फंसोगे क्लास 10th में। हम लोग तो 10th ही के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए। तो ये हमेशा समझो, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अब हम लोग ने एक और कॉन्ट्रडिक्शन, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको साउंड के बारे में बता रहा होता तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि साउंड नहीं है जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रही है। जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करके दूसरे में एनर्जी पहुंचा रहे हैं। वो एक पार्टिकल भी ऐसे नहीं कि एक पार्टिकल वहां तक चला गया, मैंने साउंड निकाल ली, ये एक पार्टिकल नहीं, इसने आगे वाले को धक्का दिया। इसने, जैसे कोई कॉपीज नहीं एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लो बेटा पीछे दे दो, एग्जैक्टली सेम। आपको मैंने बहुत सारी कॉपी दी, आप उसको देते गए, ठीक है। और सबसे, या फिर कोई एक पेज का, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक रो में बैठे हो, मैंने बोल दिया वो सबसे पीछे वाले को दे दो, तो ये एक पेंसिल होगी। वैसे ये तो गलत हो जाएगा कि ये एक ही पार्टिकल है। आप लोग इसको कैसे समझा सकता हूँ, साइकिल वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो देखिए साइकिल ने उस पूरी वेव को ट्रांसफर किया आगे तक, लेकिन वो पहली वाली साइकिल पहली जगह रही, दूसरी वाली अपनी ही जगह रही, भले वो आगे आई मगर वो पीछे नहीं आई। तो दिस इज नॉट वाइब्रेशनल मोशन। इसमें क्या होगा, ये आगे जाके फिर पीछे आ जाएगी। जब मैंने इसको धक्का दिया मैं पीछे आ गया, उसने सामने वाले को धक्का दिया वो पीछे आ गया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। आपने लाइन में किसी को धक्का दिया, वो अपनी जगह पीछे आया धक्का खा के, फिर उसने अपने आगे वाले को दिया, उसने अपने, सब लोग अपनी पोजीशन पर अगर वापस आ गए तो वो एक वाइब्रेशनल मोशन है, ठीक है। तो यही इस पार्टिकल के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ एक पार्टिकल को उठाएं, इसके बाद दूसरा पार्टिकल होगा जो ये सेम मोशन लेके जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा कम करता जाएगा एनर्जी लॉस तो होगा इस चीज़ में। इसीलिए अगर लिसनर बहुत दूर चला जाए सोर्स से तो उसको कम धीमे, किसी चीज़ को और क्लियरली सुनना हो कान पास लगा लेते हैं ताकि और पास आ जाए, क्योंकि इसका मोशन सबसे पास सबसे तेज़ होगा, ठीक है। इस पार्टिकल की बात की तो ये मेन पोजिशन है। तो हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर, एकदम क्लियर। हियर विल बी द पॉजिटिव फॉर, अज्यूम कर लेते 2 मीटर, 2 मीटर आगे गया, ठीक है, ये तो पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, ठीक है। ये है हमारी कहानी। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा होगा, पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया।
तो ये एक पार्टिकल का मोशन हम लोग ग्राफ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। अब इसी को अगर मुझे डिपिक्ट करना हुआ तो देखिए इसमें टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि टाइम रुक जाएगा, टाइम तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। मोशन ऑफ द पार्टिकल है जो अलग अलग चीज़ें दिखाएगा। तो इस पार्टिकल ने क्या किया, पहले +2 दिखाया तो ठीक है, मैंने +2 के लिए टाइम बढ़ा, साथ साथ ये भी, चलिए इसको मैंने प्लेस किया। ऐसे कोई नहीं समझाता है कि ग्राफ पे प्लेसिंग भी कर दी है, लेकिन हम लोग पॉइंट्स तक प्लेस कर दे रहे। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में ये y एक्सेस है, और 1 2 3 4 5, और ये नेगेटिव होंगे सारे, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये 0 है पॉइंट ओरिजिन, और यहाँ पे टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। एकदम क्लियर। अब ये मान लीजिए 2 सेकेंड में ये पार्टिकल यहां से यहां लगाने में इसने 2 सेकेंड लगाया, यहां से यहां जाने में भी 2 सेकेंड लगाएगा, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया 2 सेकेंड में, फिर ये यहां से यहां गया, यहां से यहां 2 सेकेंड, ठीक है। अब इसको प्लेस करते हैं। तो मैंने पहले +2 गया 2 सेकेंड में, फिर वापस आ गया, तो 2 सेकेंड में 1 सेकेंड में ये ऊपर गया, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा। जब भी पेंडुलम को भी आप देखोगे, इसको पेंडुलम से इसीलिए समझाया जाता है, वो बहुत अच्छा डिपिक्शन दिखाता है। पेंडुलम ऐसे जाता है, 1 सेकेंड के लिए रुकता है ना, हम लोग बॉल ऊपर फेंके, हवा में जाके एक पॉइंट पे बॉल रुक जाती है, वहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है, इसीलिए कोई मोशन नहीं देखने मिल रहा। इसी वजह से हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसका मतलब तो तुरंत ही चालू कर दिया, लेकिन वो थोड़ी देर रुकेगा वहाँ पे, इस वजह से हम लोग ये कर्व बनाते हैं। फिर ये यहाँ आया, एकदम क्लियर। फिर इसने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की, हाँ नेगेटिव, और ये सेम ही रहेगा ग्राफ, थोड़ा सा वैसे तो 3 बना है, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा उसी को चाहिए, वरना 2 तो बहुत छोटी बनेगी, इसको 3 कर दें, 3 और 3, तो 3 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 3 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, और ये वापस आ गए 4 सेकेंड पे, 2 और ये 4, ये सेम ही वेव बननी चाहिए। फिर से बनाते हैं, 2 सेकेंड में ऐसे गई, फिर 2 सेकेंड में, ये हम लोग ने थोड़ा दूर दूर प्लेस किया। फिर ये सेम मोशन ऐसे दिखाएगा, 2 सेकेंड में आगे 2 सेकेंड में पीछे, और ये वाइब्रेशन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, हाँ बहुत बढ़िया, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और अल्टीमेटली दिस विल फेड अवे, ऐसे ही होने वाली है। लेकिन हम लोग इतने आगे नहीं जाते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में है भी नहीं है, क्लास 10th में इसके आगे की चीज़ बताएगा, जब एक वेव चलती चली जाएगी। तो एयर में जब तक होगी तो वो एक हमारी डैम्प्ड वाइब्रेशन होगी, जिसमें वाइब्रेशंस रुकती हैं। क्या तेज हुई, हाँ होगा। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि अगर मैंने इसको बहुत तेज़ी से वाइब्रेट किया है तो क्या इसके वाइब्रेशन में, मतलब मैंने बहुत तेज़ी से धक्का दे दिया, तो खुद ही समझिए रियल लाइफ में आपने इसको तेज़ी से धक्का दिया तो और दूर जाके गिरेगा, ये जाके गिरा, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नेगेटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ये ऐसे गिरा, मीन पोजीशन पे तो आना है, लेकिन जहाँ वो 3-3 कर रहा था अब वो 5-6 कर रहा है, तो हम लोग अब ग्राफ पे क्या कर देंगे, ये वाइब्रेशन को 6-6 पे लेते जाएंगे, तो अब इसके वाइब्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे तो फिट ही नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, छोटा हो जाओ। ये ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी और ऐसे, समझ में आ रहा, ठीक है। नहीं, समझ गया आपका क्वेश्चन कि ये छोटा छोटा बने, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर वैसे ये बहुत चीज़ें बता देती हैं, ये जैसे ही मैंने मोशन ऑफ द पार्टिकल देख लिया कि पार्टिकल जैसा मोशन, जैसे इस वेव को देख के मैं बता सकता हूँ कि वो सोर्स जो है वो क्या बहुत अच्छी क्वालिटी की म्यूज़िक है, क्या उसमें लाउडनेस ज़्यादा है, क्या उसमें पिच ज़्यादा है,
क्या उसका, क्या वो एक नॉइज़ है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिस इज़ नॉइज़, तो नॉइज़ आपसे नहीं बर्दाश्त होती है। नॉइज़ क्यों नहीं बर्दाश्त होती है? बिकॉज दिस इज नॉन पीरियोडिक, ऐसे ऐसे होती है वो, ऐसे 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 ऐसे, ये नॉइज़ है। तो नॉइज़ में जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है बहुत ही अनपीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे, क्योंकि उसमें सोर्स जो है वो बहुत बेकार, कोई इंटेंसिटी नहीं। और जो म्यूज़िक होता है उसमें ये पीरियड, जैसे मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ म्यूज़िक, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे सबको, अगर ये पीरियोडिक चला तो दिस इज़ म्यूज़िक। और लाउडनेस और पिच कैसे पता चलती है वो आगे चल के पता करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर उसे अगर साउट किया, चिल्लाया, पहले से उसके साथ बहुत से ज़्यादा हो गई, तो इसे धीरे धीरे हाँ। कर दो, कब आए? हाँ, धीरे धीरे तो हर वेव हो जाएगी अगर वो एयर में कर रहा है ना, इस मीडियम में कर रहा है। अगर वो वैक्यूम में किया तो मोशन ऑफ द पार्टिकल ये बंद ही नहीं होने वाला, वो सेम चीज़ पे चलता रहेगा टिल इन्फिनिटी। दोज आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन, फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी इस पर, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं बहुत बढ़िया। अब दोनों क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन, पहली बात इसमें आपको साउंड नहीं सुनाई देगी, तो फिर वेव क्यों बना दिया मैंने? कोई आंसर करेगा? जिसके लिए मैंने इतनी कहानी आपको सुनाई। वैक्यूम में वी आर नॉट गोइंग टू हियर द साउंड, सो व्हाई आर वी मेकिंग द ग्राफ? ग्राफ तब भी बनता है। ये कोई आंसर करे? जानने की सर, फ्रीक्वेंसी से जानने के लिए, मतलब उसे कितना किस सर आवाज़ आएगी यार, वो सब। आवाज़ तो आएगी ही नहीं, क्या करोगे इसके बारे में जान के, जब साउंड तो सुनना ही नहीं है। ये सब तो इसलिए बनाया जाता है कि हमको ये पता चल जाए कि साउंड आ कैसी रही है, साउंड की फ्रीक्वेंसी नापने के लिए। सर आ रही है, टेस्टिंग की है वो। क्वेश्चन ये कि ये बना कैसे? जब साउंड सुनाई नहीं दी, साउंड निकली नहीं, तो ये बना कैसे? जब ये साउंड वेव की ही एक ग्राफ है तो ये बना कैसे वैक्यूम में? वैक्यूम और क्लियर बोलना होगा, थोड़ा थोड़ा करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वाइब्रेशन तो हुई, साउंड नहीं सुनाई दी, तो ये मैं क्यों बनाया हूँ? याद करो, मैं जिसके लिए इतनी कहानी सुनाया। अरे बहुत बढ़िया आरुष यार, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो सब लोग इनके लिए, बहुत बढ़िया, इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए, वेरी गुड। पार्टिकल ने तो मूवमेंट दिखाई वैक्यूम में, बस दिक्कत क्या है कि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है मूवमेंट दिखाने के लिए, लेकिन हम लोग इनका वेव इसलिए बनाते हैं कि पार्टिकल मूवमेंट दिखाते, अगर वहाँ पे पार्टिकल होते, भले साउंड ना सुनाई देती, क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है, तो अगर वहाँ पे पार्टिकल होते तो वो ऐसी मोशन दिखा दिए होते, ठीक है। ऐसे पता चला कि ऐसा ही दिखाएंगे वैक्यूम में इसीलिए वेव नहीं बन सकती है, दिस इज हाइपोथेटिकल, वी मेक वेव्स इन द नेचुरल वाइब्रेशन ऑल्सो, फ्री वाइब्रेशन वैक्यूम की भी हम लोग वेव बनाते हैं, बट वो हाइपोथेटिकल होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, कि ये प्रूव करने के लिए कि दिस वेव इज नॉट शोइंग द मूवमेंट ऑफ द साउंड, दिस वेव इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल अराउंड इट। बहुत अच्छा, चलो समझ में आ रहा है आरुष को, सिर्फ आरुष को ही क्यों समझ में आ रहा है आज, ये कोई नहीं समझ पा रहा है? बताओ बेटा, तुम लोग को क्यों नहीं समझ में आ रही चीज़ें? इसीलिए तो बोलता हूँ ना कि आरुष सबसे अच्छा स्टूडेंट है क्लास का, क्लास में तो कम से कम पूरे दिमाग से बैठता है वो। बहुत अच्छा। हम लोग को सर स्पेस सर आवाज़ भी सर सुनाई देती है? नहीं सुनाई देगी। देती? चलिए, इन्होंने बोला कि सर मुझे स्पेस से भी साउंड सुनाई दी है। नासा? नहीं, हम आप ही का एग्जाम्पल लेते, नासा वालों को नहीं सुनाई देगी, आपको सुनाई देती है। नासा नहीं, आपको सुनाई देगी, नासा वाले नहीं सुन पाएंगे। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं उसी का जो अभी। आप देखिए, हम लोग ये समझे हैं कि जो सन है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, है ना। वहाँ पे अब न्यूक्लियर बम जब यहाँ पे फटता है, एक न्यूक्लियर बम, तो उसकी आवाज़ बहुत किलोमीटर दूर तक जाएगी। लेकिन वही न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन जब सन पे हो रहा है, एवरी सेकेंड, हर सेकेंड वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो उसकी साउंड हम लोग क्यों नहीं सुन पा रहे हैं?
उससे बहुत सा दूर है। बहुत बढ़िया। नहीं, आपको स्पेस में भी नहीं सुनाई देगी सन की साउंड। सोचिए, अगर स्पेस में साउंड सुनाई दे रही होती तो बेचारे स्पेसशिप्स तो उसी वाइब्रेशन की वजह से, आप देखेंगे कि जब स्पीकर बहुत तेज, या फिर अभी तो स्पीकर के ऊपर, हाँ, कांच टूट जाता है, और अब तो शो ऑफ के लिए हो जाता है, स्पीकर के ऊपर पानी डालते हैं और जब गाना बजता है तो पानी उछलने लगता है। तो सोचिए, उस मोशन ऑफ द पार्टिकल की वजह से जब इतनी थोड़ी सी साउंड बज रही है तो वो पानी हिल जा रहा है। अब जब वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से घर ढह जाते हैं, जब हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, तो आपको क्या लगता है दूर दूर के घर कैसे टूट गए? वो जो वाइब्रेशन निकली ना साउंड की, लाइट नहीं ट्रैवल कर पाई वहाँ तक, साउंड ट्रैवल कर गई। लाइट तो रुक गई क्योंकि लाइट मीडियम में कम हो जाती है, साउंड ट्रैवल कर गई क्योंकि वो तो और तेज़ करती है, वो साउंड गिराती चली गई सब कुछ। अब बोलिए, वो तो, हाँ, साउंड वेव्स। सोनार तो शिप्स में होता है, वो तो नीचे देखने के लिए गहराई, और सन के आसपास से हमारे स्पेसशिप गुजरते हैं। अब वो उनका तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वहाँ वैक्यूम है। तो वो जो साउंड तो बहुत तेज़ी निकलती अगर वहाँ पे एयर होती। ठीक है, ये उसका रीज़न है, इसलिए आपको कभी स्पेस से साउंड नहीं सुनाई देगी। वो मूवी में होता है कि गौ गूँ वो सब आवाज़ आ रही है, कोई मिल गया, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अभी तक ये कहानी क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप वेव समझे और ये क्लियर हो गया कि, फिर से लिख दे रहा हूँ कि दिस वेव, ये जो वेव हम लोग बना, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल इन द वेव। ऐसे ऐसे समझिए, हम ये एक पार्टिकल का मोशन देख के पूरी साउंड समझ सकते हैं। बहुत अच्छा है कि एक साइकिल, जो पहली साइकिल, बहुत लंबी कतार है साइकिल की, पहली साइकिल का अगर हमने मोशन देख लिया, अगर पहली साइकिल की इंटेंसिटी मैंने देख ली तो उसको इतने धक्के से मारा गया, तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा आगे तक ही इतनी साइकिल गिरा देगा। अगर साइकिल को बड़ी धीमे से धक्का दिया, वहीं जाके रुक जाएगी, है ना। वैसे ही एक पार्टिकल का ही मोशन देख के, पहले इनिशियल पार्टिकल्स का मोशन देख के हम लोग समझ जाते हैं, हाँ, आगे की वेव बता लेते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग पढ़ते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक चीज़ और, कि जब ये ऊपर जाती है, मतलब ये जब ऊपर, ये ऊपर की वेव्स को कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे की वेव्स को कहते हैं ट्रफ। ओके, तो जितनी भी ऊपर ऊपर वेव्स बनेंगी वो सारी क्रेस्ट हो जाएंगी, और जितनी भी नीचे नीचे बनेंगी वो सारी ट्रफ हो जाएंगी। जैसे आपके बुक में भी पेज नंबर आपका जो भी हो दिया हुआ है ना, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, तो ऊपर वाली सारी क्रेस्ट, नीचे वाली सारी ट्रफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। मतलब अब हम लोग ने बात तो कर ली कि हम लोग एक साउंड के पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल का मोशन देख के साउंड को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं वो इन 4 पॉइंट से हम लोग समझेंगे। एक 4 कैरेक्टरिस्टिक अगर ये वेव की हमें पता चल गई तो हम लोग जान जाएंगे वो साउंड कैसी प्रोड्यूस हुई है, कहाँ तक जाएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, ऑफ अ साउंड वेव लिख देते हैं, ऑफ अ साउंड वेव। पहली कैरेक्टरिस्टिक जिसको स्टडी करते हैं हम लोग, वो कर लेते हैं हम लोग, किसको कर लें, एम्पलीट्यूड। अभी इलेक्ट्रिसिटी पे मत जाओ बेटा, साउंड पे रह लो। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड का पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड नाम सुना होगा कि इसके आवाज़ की एम्पलीट्यूड हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है?
यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस, मतलब दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। अब सब कुछ बहुत क्लियर होगा। देखिए, ये कहा जाता है कि एम्पलीट्यूड हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लाउडनेस ऑफ द वॉइस, लाउडनेस ऑफ द वॉइस। तो अगर मैंने एक ऐसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगा। लाउड मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें पिच नहीं हो, है ना? नहीं, लाउड मतलब जो बहुत दूर तक सुनाई दे, दैट इज़ अ लाउड साउंड। 3 चीज़ों के बीच में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। लाउड का मतलब है जो बहुत दूर तक जाए, दैट इज़ अ लाउड साउंड। एंड लाउड साउंड डोंट हैव अ हाई पिच। पिच का मतलब है जो श्रिलनेस होती है आवाज़ में, जैसे गर्ल्स की वॉइस बहुत ही श्रिल होती है ना, उनकी पिच बहुत ज़्यादा होती है। इसकी तो पिच बहुत ज़्यादा है, जैसे बोलते हैं ना, ये सिंगर तो बहुत हाई पिच का गाना गाता है, तो जब भी वो ऊंचे सुर लगाएगा, है ना, तार सप्तक के सुर लगाएगा, तो वो बंदा हाई पिच पे गाना गा रहा है। तो वैसे केसेस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या नीचे होगा? कोई गैस? नहीं सर, ऊपर से ज़्यादा हो सर, क्या नीचे हो जाएगा, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती। हम बोले अब पिच ज़्यादा है। पिच कैसे हम लोग समझेंगे, वो अगले कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे। एम्पलीट्यूड सिर्फ लाउडनेस के बारे में बताता है, मतलब ये आवाज़ जो है कितनी लाउड है। जैसे मेरी आवाज़ अभी लाउड है, लेकिन मैं ऐसे बात करने लगूँ तो मेरी आवाज़ में क्या ज़्यादा है? पिच ज़्यादा है ना, हाई पिच साउंड। तो जब मैं ऐसे बात कर रहा था तो मेरी वेव ऐसी नहीं है, तब मेरी वेव बदल के ऐसी हो गई थी, है ना। एम्पलीट्यूड गिर गया और क्या बढ़ गया? एक चीज होती है, चलिए पहले एम्पलीट्यूड अच्छे समझते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। अरे यार उधर क्यों जा रहे हो? ठीक है, लाउडनेस क्लियर हुआ। हाँ, अब इसको समझते हैं कि इसके बढ़ जाने से कैसे लाउडनेस बढ़ जाती है। साइकिल वाला एग्जाम्पल, ये तो हम लोग पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं ना। देखिए, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगा दिया बताने के लिए कि ये साउंड क्या मोशन नहीं है, ये पार्टिकल का मोशन है। क्योंकि देखिए, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जब हम, ये कौन से वाले पेज पे था जो हम लोग लिखे थे, पार्टिकल शायद 5th पेज पे था। हाँ, जो पार्टिकल का मोशन है, इसे अगर ये पार्टिकल, ये पहली वाली साइकिल बड़ी तेज़ी से गिराई गई तो ये बहुत दूर जाके गिरी। फॉर एग्जांपल, यही हमारी पहली साइकिल की मोशन यहाँ तक जाके गिरी, तो इसका मतलब है कि आगे वाली साइकिल भी बड़ी दूर तक गिरेगी और ये बड़ी लंबी वेव बना देगा, है ना, और बड़ी जल्दी जल्दी सब लोग गिरते रहेंगे। तो इस वजह से इसका वैसी वॉइस में जब पहली वाली वाइब्रेशन बड़ी दूर तक गई, ठीक है, तो वो साउंड की इंटेंसिटी एक तो काफ़ी ज़्यादा होगी और लाउड वॉइस निकलेगी। अब एग्ज़ाम में क्या ये सब का सिग्निफिकेंस है कि एग्ज़ाम में आपको 2-3 वेव्स बना के देगा, आपको वो ऐसे करके एक ऐसी वेव दे देगा, एक ऐसी वेव दे देगा, एक ऐसी वेव दे देगा, और पूछ लेगा कि बताओ सबसे ज़्यादा लाउडनेस किस में है, सबसे ज़्यादा हाई पिच वॉइस कौन सी है, सबसे अच्छी क्वालिटी किस वॉइस में है। तो ऐसे समझना। तो इन सब में से लाउडनेस सबसे ज़्यादा किस में है? इन दोनों का तो सेम ही एम्पलीट्यूड लग रहा है, चलो उसको थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा लाउडनेस उसमें, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड मतलब समझे? एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना हो तो क्या कर देंगे? द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन टू द एक्सट्रीम पोजिशन। वही तो है, मीन पोजिशन से कितना ज़्यादा एक्सट्रीम पोजिशन पर चला जा रहा है। दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एम्पलीट्यूड, विद द लाउडनेस ऑफ द वॉइस। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया होगा। दूसरा पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ, बहुत बढ़िया। एक वाइब्रेशन डिफाइन होती है एक टू और फ्रो मोशन से। जैसे दिस इज वन वाइब्रेशन, यहाँ से यहाँ तक
इतनी है एक वन वाइब्रेशन। अ वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ये पार्टिकल ऐसे गया ऐसे आए अपने मीन पोजीशन पे, तो दिस इज वन वाइब्रेशन। अब इसने ये वाइब्रेशन एक सेकेंड में कितनी बार की, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे तो मैंने एक सेकेंड लिया है, तो एक सेकेंड में तो इसने एक भी वाइब्रेशन नहीं की, तो एक्यूरेटली इसका आंसर हो जाएगा 0.4। लेकिन ऐसे साउंड में होता नहीं, साउंड मॉलिक्यूल्स ट्रैवल वेरी फास्ट, एकदम तेजी तेजी। तो इफ वी टेक दिस एज कैसे ले सकते हैं 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 और 0.4, तो 0.4 सेकेंड में इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक साउंड की फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करेगी, उसका फॉर्मूला है F = 1/T। अब इसी को अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो 1/0.4, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ये ऊपर 10 चला गया, नीचे 4 आ गया, फिर उसके बाद ये 2, 5, 2.5, तो दिस हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.5। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट हम लोग पीछे लिखते हैं हर्ट्ज, HERTZ, और हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज कैन बी डिवाइडेड 1/सेकेंड, क्योंकि देखिए फॉर्मूले से ही निकल के आया 1/T, टाइम की ऐसा यूनिट होगी सेकेंड, तो 1/सेकेंड इज कॉल्ड हर्ट्ज। तो दिस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.5 हर्ट्ज, HZ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज की लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने दिमाग से सुना हो आज वो सुन लिया, बहुत अच्छा, घर जाके देख लेना वीडियो, क्योंकि सिर्फ इस क्लास में नहीं, आपको 10th 11th सारी क्लास में मदद करेगा। ये जब आप समझ गए हो कि ये मोशन ऑफ द पार्टिकल है, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आपने स्कूल में गलती से पूछ लिया ये किसी से भी कि बताओ ये जो हम लोग वेव बना रहे हैं, ये वेव क्या डिपिक्ट करता है ना, पहली बात तो वो क्वेश्चन समझने में टाइम लगाएगा। आप उससे ये पूछो कि एक साउंड का मोशन दिखाओ, है ना, तो साउंड का तो कोई मोशन है ही नहीं। साउंड थोड़ी ना यहाँ से वहाँ चली गई, साउंड ने तो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा के भेज दिया, है ना। जैसे मुझे आप तक कोई बात पहुँचानी है, तो मैं थोड़ी ना अपनी बात लेके आपके कानों तक आऊँगा, मैं तो अपनी बात यहीं से बोल रहा हूँ, क्या पता मैं ऐसे छुप के बोल लूँ, लेकिन आप तक वो बात पहुँच गई, तो मैं थोड़ी ना लेके आया, मैं तो सोर्स था साउंड का, ये सबको मैं ही सोर्स हूँ, मैं सारी बातें आप तो यहाँ तक ही पहुँचा दे रहा हूँ। आप लोग बहुत दूर हो, मैं स्पीकर लेते आऊँगा, लेकिन वो स्पीकर थोड़ी ना कि आपके पास चला जा रहा है, वो सिर्फ आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा रहा है, फिर पुश करा के पहुँचा रहा है। तो अगर आप पूछ लेते हो कि एक साउंड का मोशन दिखाओ, तो वो यही कर देगा, ये वेव। पूछोगे अगर फिर आपने बोल दिया कि साउंड तो नहीं यार ट्रैवल करता है, वो तो पार्टिकल्स को मूव कराता है, तो वो फंस जाएगा, ठीक है। स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर, अभी नहीं हुआ, तो जब होगा तो इसको समझना है स्कूल वालों में क्या समझाया जा रहा है। हाँ, मोस्ट प्रॉबेबली ये वाला पार्ट स्किप कर दिया जाएगा स्कूल में। छोटी छोटी चीज़ बताई जाएगी कि बेटा एम्पलीट्यूड होता है ये ऊपर नीचे का मोशन, और लाउडनेस उससे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी होता है ये कितनी बार ऐसे ऐसे कर रहा है, पर ये स्किप कर दिया जाएगा स्कूल में, तो यहीं पे समझ लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तक समझ में आया क्या? अरे बहुत अच्छे से पूछा जाता है, 10th में तो बहुत ही अच्छे से पूछा जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का किसके साथ रिलेशनशिप है? फ्रीक्वेंसी हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी is directly proportional to the pitch of the sound। मतलब कि अगर ये पहले तो 2.5 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी थी, एक सेकेंड में इसने ऐसे 4 बार, मतलब 0.4 सेकेंड में इसने एक वाइब्रेशन कर ली, है ना। तो एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन कर लेगा? 2.5 वाइब्रेशंस ना। जब 0.4 में कर रहा है तो इतने में ही तो करेगा। तो
अभी मैं अगर ये ग्राफ बहुत आगे तक लेता गया, जैसे अगर मैं 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, वहाँ तक लेता चला गया और ऐसे करके मैं बढ़ाता चला गया, फिर जब वो 1 सेकेंड कंप्लीट करेगा तब तक ये 4 वाइब्रेशन कर चुका होगा। जैसे कि मुझे करने के लिए क्या है, अगर मैं कर भी दूँ, ये 0.10 है, 0.20, 0.30, 405, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0. अच्छा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो दिस कंप्लीट्स आर 1 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से ये एक वाइब्रेशन, दिस इज द सेकेंड वाइब्रेशन, दिस इज द थर्ड वाइब्रेशन एंड दिस इज द फोर्थ वाइब्रेशन। फोर्थ वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हम लोग, फिर से करते हैं। सेकेंड वाइब्रेशन, थर्ड वाइब्रेशन एंड फोर्थ वाइब्रेशन, ऐसे कंप्लीट किया इसने। 4 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कर दी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, साउंड्स की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वी कैन ओनली हियर द फ्रीक्वेंसी अप टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में वो 20,000 वाइब्रेशन करे तो सुन लेंगे, बट वो बहुत ही श्रिल आवाज़ होगी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है पिच से। अब अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 से कर दी 250 हर्ट्ज, तो दिस साउंड विल गेट श्रिल, पतली आवाज़ हो जाएगी। जिसके पहले मैं आवाज़ बना के बोल रहा था, फिर से नहीं बोल रहा हूँ, गला दर्द होता है ऐसी आवाज़ में, ठीक है। इमेजिन कर लो ऐसी आवाज़ में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ जाएगी, अरे क्या बढ़ जाएगी, आंसर कर ही दिया मैंने। एक जिसमें बहुत ज़्यादा पिच है, उसकी क्या बढ़ जाएगी, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। चलिए ये 2 हम लोग ने आज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। इसको जाके आज घर पे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगले चैप्टर में हम लोग 2 और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, अरे एक वेव की, वेवलेंथ और टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।